सेशन जी। कैट लिमिटेड ऑपरेट्स separate cost accounting and financial accounting system. The following manufacturing and trading statement has been prepared from the financial accounts for the quarter ended 31st March. बच्चों हर चीज़ के ऊपर आपने मुकम्मल तवज्जो रखनी है. दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ अ क्वार्टर जो 31 मार्च को एंड हो रहा है. तो 3 महीने के हमारे ये अकाउंट्स हैं. तो हमें कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि ये 3 महीने की फिगर है कि 1 महीने की फिगर है या 1 साल की फिगर है. जी, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है. तो रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस आ गई, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया. इसके अंदर हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड आ गई. इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है और वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है. फिर हमारे पास आ गया वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. इसको हम लेके चले जाते हैं फिनिश गुड्स के साथ. तो फिर हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो इन्होंने ये क्या किया है कि सेल्स लिखी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक लिखा, ये कॉस्ट जो हमारी आई इसको लिखा, लेस कर दिया फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक. तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दिस इज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल में से इसको फिगर को माइनस किया तो हमारे पास आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट. एंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड. ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड के मुताबिक ये हमारे पास प्रॉफिट आया है. लेट्स सी कि हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. The following information has been extracted from the cost accounts, control accounts balances at 1st January. 3 महीने का डाटा था और ये 1st जनवरी का डाटा हमें दे दिया गया है. दैट इज रॉ मटेरियल स्टोर्स हैं 49,500, वर्क इन प्रोग्रेस है 60,100 एंड फिनिश गुड्स हैं 115,400. तो अगर हम इसी सफ़े के ऊपर देखें तो हमें फिनिश गुड्स का यहाँ फाइनेंशियल अकाउंट्स के मुताबिक फिगर है 120,000, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स के मुताबिक फिगर है 115,400. लाइकवाइज अगर हम वर्क इन प्रोसेस के लिए फिगर देखें तो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग स्टॉक की फिगर है 64,000, जबकि हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में आ रही है 60,100. इट मीन्स कि अगर हम कॉस्ट अकाउंट्स के मुताबिक अपना प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो हमारी प्रॉफिट की फिगर डिफरेंट आएगी. ठीक है, क्योंकि जब स्टॉक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी तो कॉस्ट भी डिफरेंट हो जाएगी. जब कॉस्ट डिफरेंट होगी तो प्रॉफिट भी डिफरेंट आएगा. जी बच्चों. अच्छा, प्लस उन्होंने बता दिया ट्रांजेक्शन फॉर द क्वार्टर. रॉ मटेरियल इशूड हुआ है इतने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है इतनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास इतनी, और कह रहे हैं लॉस ऑफ मटेरियल्स डैमेज्ड बाय फ्लड, इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग. तो ये 2,400 का हमारा मटेरियल भी लॉस हो चुका है. A notional rent of 4,000 per month, ये है per month, has been charged in the cost accounts. Production overheads was absorbed at the rate of 185% of direct wages. Profit at the end of the period is shown as 238,970 और इनका प्रॉफिट शो किया गया है 238,970, जबकि हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 230,000. और ये नीचे जो सारा डाटा दिया गया था दिस इज एज पर कॉस्ट अकाउंट्स. ऊपर हमारे पास फाइनेंशियल का डाटा था, ये कॉस्ट का डाटा था और कॉस्ट के मुताबिक हमारा प्रॉफिट आ रहा है 238,970. कहा जा रहा है कि जी रिक्वायर्ड प्रिपेयर द फॉलोइंग कंट्रोल अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर. अब कॉस्ट लेजर में हमें जाके ये अकाउंट्स बनाने हैं. तो हम बनाते हैं रॉ मटेरियल का स्टोर का अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट, फिनिश गुड्स का अकाउंट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट. ठीक है, ये कैसे बनेंगे अब हम देखते हैं. इसमें बच्चों ये है कि अगर हम रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाना शुरू करें किसमें, कॉस्ट के लेजर में, तो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो है दैट इज 49,500. ठीक है, तो अपने पास नोटबुक में या एक्सेल में आप इसके अकाउंट्स बनाना शुरू करें तो 49,500 आपके पास आ जाएगा ओपनिंग. ओके, फिर क्या है कि जी हमने रॉ मटेरियल इशू किया है दैट इज ऑफ 104,800. जब रॉ मटेरियल इशू होता है तो हमारी एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल स्टोर अकाउंट क्रेडिट. तो ये हमारे पास एक एंट्री आ जाएगी इशुएंस की. अच्छा जी, रॉ मटेरियल में फिर हमारे पास परचेजेस भी आती हैं. अब परचेजेस के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, हमें देखना पड़ेगा फाइनेंशियल का डाटा.
और फाइनेंशियल के डाटा में जाके हमने देखा कि हमारे पास परचेजेस अवेलेबल थी 108,800। तो इन्हीं परचेजेस को हमें यूज करना पड़ेगा। प्लस बच्चों ये हुआ कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल की फिगर है वो इतनी रुपीज से कम हो गई है, दैट इज 2,400, क्योंकि ये मटेरियल हमारे रिकॉर्ड से गायब हो गया होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, डैमेज हो गया बाय फ्लड। इसलिए हम जब मटेरियल का अकाउंट बनाएंगे उसमें इस 2,400 की भी एंट्री करेंगे। ओके बच्चों। अच्छा जी, अब अगर आप देखें क्वेश्चन बैंक में इसका अगर आंसर देखें तो पहले हम सिर्फ स्टोर लेजर कार्ड आपको दिखाते हैं कि स्टोर लेजर कार्ड या मटेरियल लेजर कार्ड कैसे रिप्रेजेंट होगा। ओपनिंग आपके पास आ जाएगा, हमने बनाना है कॉस्ट अकाउंट्स के मुताबिक, ठीक है बच्चों। तो ओपनिंग आ गया हमारे पास 49,500, ओपनिंग है हमारे पास 49,500, ठीक है। ये भी आपने देख लिया था कि कॉस्ट अकाउंट्स के मुताबिक हमारे पास ओपनिंग की फिगर है 49,500, ठीक है। रॉ मटेरियल इशुएंस है 104,800 एंड इसी की क्रेडिट साइड पे आएगा 2,400 इशुएंस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फ्लड। तो 49,500 बच्चों ये आ गया, ये इशुएंस हो गई वर्क इन प्रोग्रेस में, ये लॉस ड्यू टू फ्लड हो गया। और परचेजेस मैंने आपको बताई कि हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड से लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डाटा परचेजेस से मुतलिक नहीं मिल रहा, तो परचेजेस हमने जाके ले ली फाइनेंशियल रिकॉर्ड से 108,800। तो इस तरीके से हमारे पास मटेरियल का स्टोर अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो 49,500 ओपनिंग था, 108,800 परचेजेस आ गई, दिस इज इशुएंस ऑफ मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस हो गया, एंड दिस इज लॉस ड्यू टू फ्लड, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ रहा है हमारा 51,100। तो बच्चों ये पहला जो अकाउंट उन्होंने मांगा था रॉ मटेरियल स्टोर का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट। वो कैसे बनेगा, अगर आप अपने पास बनाना चाहें तो वर्क इन प्रोग्रेस की देखें, हमारे पास जो फिगर दी गई है ओपनिंग की, दैट इज 60,100, दिस इज एज पर कॉस्ट अकाउंट 60,100। अब ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे, प्लस ये जो अभी रॉ मटेरियल इशू हुआ है ये कहाँ पे आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद बच्चों इसमें और क्या एंट्री आएगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जब वर्क इन प्रोसेस से चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो वो वर्क इन प्रोसेस से निकल के चली जाती हैं फिनिश गुड्स में, और जो फिनिश गुड्स में जाएंगी उसकी वैल्यू है 222,500। ओके, तो हम इस तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट भी देख सकते हैं। तो दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस था इसका 60,100, ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमें फिगर दी गई है 60,100 वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट। अच्छा जी, फिर ये हमारे पास रॉ मटेरियल की इशूज आ गई 104,800, ये आपके सामने रॉ मटेरियल की इशूज है 104,800, ये हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल। अच्छा, फिर बच्चों हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं तो वो ट्रांसफर हो जाती हैं टूवर्ड्स फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में से हमने ये इनको ट्रांसफर कर दिया 222,500। अच्छा जी, अब वर्क इन प्रोसेस में और कौन सी अमाउंट्स आ सकती हैं, दैट इज ऑफ वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो रॉ मटेरियल की फिगर तो हमारे पास आ गई थी, अब हम वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को देखते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने बच्चों डाटा है इसमें वेजेस की फिगर नहीं दी गई, हमें वेजेस की फिगर के लिए दोबारा फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे वेजेस की फिगर दी गई है 40,200। तो हम यहाँ पे आके वर्क इन प्रोग्रेस में ये 40,200 को प्लेस कर देंगे। अच्छा बच्चों, प्लस हमें ये बताया गया था कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो हैं 185% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन ओवरहेड्स was absorbed at the rate of 185% of direct wages। अब हमें डायरेक्ट वेजेस की फिगर पता चल गई थी, कहाँ से पता लगी थी, ये हमारे पास डायरेक्ट वेजेस की फिगर है 40,200, इसका हम लेंगे 185%। तो वो बच्चों हमारे पास आ जाएंगे एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, और हम इसको जाके रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज 74,370। दिस इज एब्जॉर्ब या अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स।
विच आर 185% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो अब आपके पास वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट कंप्लीट हो गया, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट के अंदर एक होता है ओपनिंग बैलेंस, प्लस जो रॉ मटेरियल इशू होके आया, प्लस डायरेक्ट लेबर जो आई, प्लस अप्लाइड एफर्ट जो आए, ये इसकी डेबिट साइड पे आ गए। और जितना माल कंप्लीट हुआ है दैट इज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, तो इसका आपने बैलेंस निकाल लिया, दैट इज 56,970। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास दूसरा अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वन वाज स्टोर मटेरियल अकाउंट, सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, एंड थर्ड इज फिनिश गुड्स अकाउंट। ओके, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन में रिकॉर्ड है वो यही है, रॉ मटेरियल स्टोर्स अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड फिनिश गुड्स। अब हम फिनिश गुड्स को देखेंगे। फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट अकाउंट्स के मुताबिक ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 115,400। 115,400 ये हमारे पास हो गया ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद बच्चों इसके अंदर जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है दैट इज ड्यू टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जब वर्क इन प्रोग्रेस में माल कंप्लीट हो गया तो वो ट्रांसफर हो जाता है इनटू फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में कितना आएगा, 222,500। ओके, अच्छा अब ये बच्चों आ गए डेबिट साइड पे। फिर फिनिश गुड्स से कॉस्ट ट्रांसफर होकर जाती है टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो गई है 212,100। तो अगर हम फिनिश गुड्स अकाउंट देखें तो ओपनिंग आ गया 115,400। ये कहाँ से आया था, कॉस्ट अकाउंट से ही। ओपनिंग बैलेंस है 115,400 प्लस जो गुड्स प्रोड्यूस होकर आई दैट इज 222,500। तो ये हमारे पास 222,500 गुड्स प्रोड्यूस होकर आ गई। टोटल हमारे पास गुड्स हो गई हैं 337,900। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स में चली गई है 212,100। ये क्वेश्चन में बताया गया आपको 212,100 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई। इसका मतलब है कि बैलेंस रह गया 125,800। तो बच्चों ये हमारे 3 अकाउंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो 3 चीजें हमने बना ली, स्टोर लेजर अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो अगली रिक्वायरमेंट है दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में हमने जो अभी एक एंट्री की है दैट इज ऑफ 185% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, अच्छा जी, अब अगर हम प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट देखें तो हमारे पास फिगर आ रही है जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट से 60,900, नोशनल रेंट है 12,000, ओवरहेड अब्जॉर्ब आ जाएंगे 1,470 एंड वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट आ गए 74,370। अब ये कहाँ से फिगर्स आ रही हैं, आए बच्चों को देखते हैं। ये वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट था, इसमें आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने किए हैं, 74,370। दिस इज अप्लाइड ओवरहेड्स। तो बच्चों जब हम अप्लाइड ओवरहेड्स करते हैं उसकी एंट्री करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट। तो जब प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट बना है तो उसकी ये क्रेडिट साइड पे आ गए अप्लाइड या एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये डाटा दिया गया था कि जी हमारा 4,000 जो है ना वो रेंट है पर मंथ हैज बीन चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट। ये कॉस्ट अकाउंट में चार्ज किया गया है। जब कॉस्ट अकाउंट में चार्ज किया गया है तो जब हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट बनाएंगे तो 4,000 है और 3 महीने हैं, क्योंकि एक क्वार्टर की बात हो रही है, तो 4,000 इंटू 3 दैट इज 12,000। ये हमारा आ जाएगा नोशनल रेंट। इसके अलावा अगर हम देखें जनरल लेजर में, तो जनरल लेजर में जाके यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए गए हैं 60,900। 60,900 जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे हैं दीज आर इनफैक्ट actual overheads paid or recorded in the financial accounts that is 60,900। और ये हमने एक्चुअल जो हमारे पास जनरल लेजर में आ रहे थे 60,900 हमने वो लिख दिए। अब हम अगर इन दोनों साइडों को टोटल करेंगे तो हम निकाल सकते हैं ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड। ये हमारी अप्लाइड की फिगर थी, ये हमारे एक्चुअल की फिगर है 60,900 प्लस 12,000 हमने कॉस्ट अकाउंट्स में रेंट भी चार्ज किया। तो जब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये आ गए ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, क्योंकि ये अप्लाइड थे, अप्लाइड की फिगर ज़्यादा है, एक्चुअल की फिगर कम है, तो ये आ गए ओवर एब्जॉर्ब FOH 1470। तो ये हमारे पास जो 4 अकाउंट्स हमने बनाने थे ये उनके
फिगर्स कंप्लीट हो गए। हमसे रिक्वायरमेंट जो की गई थी वो ये थी कि हमने 4 अकाउंट्स बनाने हैं, दैट इज रॉ मटेरियल स्टोर्स अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट। तो बच्चों इन चारों में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर ये जो हमने प्रोडक्शन ओवर जी जी ये प्रोडक्शन ओवरहेड में जो हमने ये किया है जनरल लेजर का नाम दिया, ये क्यों दिया हमने 60,900 को? जी बेटा देखो, हमारे पास हमने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमारे पास 2 किस्म का रिकॉर्ड होता है, वन इन द फैक्ट्री एंड वन इन द हेड ऑफिस। अब जो हमारे पास जो पहले से डाटा दिया गया था, दिस इज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंट्स कहाँ बनाए जाते हैं? हेड ऑफिस में। और हेड ऑफिस में जो हेड हमारा हमारे पास यूज होता है दैट इज कॉल्ड जनरल लेजर। हम वहाँ पे मेंटेन करते हैं जनरल लेजर, और फैक्ट्री में या कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को हम कहते हैं फैक्ट्री लेजर। अब जब हमें कहा गया क्वेश्चन में कि आपने क्या बनाने हैं, प्रिपेयर द फॉलोइंग कंट्रोल अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर से मेरा फैक्ट्री लेजर। तो फैक्ट्री लेजर में हमने हेड ऑफिस से मतलब जो भी अकाउंट्स की ट्रीटमेंट करनी होती है दैट इज थ्रू जनरल लेजर, और जनरल लेजर में जो भी हमने फैक्ट्री से मतलब रिकॉर्डिंग करनी होती है दैट इज थ्रू फैक्ट्री लेजर। तो हमने जिस तरह पहले भी बात की थी कि किसी भी लेजर के अंदर अपना नाम नहीं आता, तो फैक्ट्री में या कॉस्ट लेजर में नाम आएगा जनरल लेजर का, और जनरल लेजर में नाम आएगा कॉस्ट लेजर या फैक्ट्री लेजर का। तो इसलिए हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स में हमने वहां पे ये दिखाया है कि हमारे पास जो ये एंट्री आ रही है दैट इज थ्रू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जी बच्चों, यस सर, क्लियर। तो हमारे पास सर जी जी सर सॉरी, वो आपने आई थिंक स्टार्टिंग में मेरा रिजल्ट पूछा था, मुझे लड़का बता रहा है तो मैंने सुना नहीं था सर। सर तो पास हो गए मेरे सर, 3 दिए थे। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत मुबारक हो। अच्छा बच्चों, अब हमने यहाँ देख लिया कि हमने रॉ मटेरियल का स्टोर अकाउंट बना लिया, हमने वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बना लिया, और हमने फिनिश गुड्स का अकाउंट बना लिया। ये 3 अकाउंट्स आपके सामने अब एक पेज पे आ गए। तो ये बात ध्यान में रहे कि ये कहाँ पे बने हैं, दिस इज इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट्स में बच्चों जो आपके पास बैलेंस है ना, वही बैलेंस आपने लेके चला। रॉ मटेरियल का जो बैलेंस था, जो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस था, और जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस था, ये तीनों ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए गए थे। इसके बाद जो इनकी डेबिट साइड है वो कैसे पॉपुलेट होती है दोबारा देख लेते हैं। रॉ मटेरियल में डेफिनेटली डेबिट साइड पे परचेजेस आती हैं। अब वो परचेजेस का रिकॉर्ड हमें कॉस्ट अकाउंट्स में कोई नहीं दिया गया था, तो हमें ये रिकॉर्ड देना पड़ेगा हेड ऑफिस से, और हेड ऑफिस में हमें वहाँ मिल गई परचेजेस। इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में हमारे पास एंट्रीज जो आती है वो रॉ मटेरियल की आती है, लेबर की आती है, और अप्लाइड एफर्ट्स की आती है। तो हमें रॉ मटेरियल से जितना मटेरियल इशू हुआ था टूवर्ड्स वर्क इन प्रोग्रेस, इसको उठा के हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो वेजेस की फिगर है दिस इज अगेन अवेलेबल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, हम वो फिगर यहाँ पे लेकर आ गए। और जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं यहाँ पे हम लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में हमेशा अप्लाइड एफर्ट्स, ओके। तो हम लेंगे 185% ऑफ डायरेक्ट लेबर, वो हमने इसका 185% लिया, तो ये हमारे पास आ गया अप्लाइड एफर्ट्स, ओके। इसी तरह फिनिश गुड्स के जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस हमने कॉस्ट अकाउंट्स के मुताबिक लिया। अब वर्क इन प्रोग्रेस में जितना काम कंप्लीट होगा दैट इज 222,500, ये यहाँ पे ट्रांसफर होकर आ जाएगा इन फिनिश्ड गुड्स। तो आपके पास ओपनिंग थे और सारे डेबिट्स आपके साथ डिस्कस हो गए। अच्छा जी, अब क्रेडिट्स डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल से माल इशू किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस में, और उसकी फिगर हमने दे दी गई थी क्वेश्चन में ही 104,800। ये फिगर बच्चों हमें दी गई है, रॉ मटेरियल इशूड कॉस्ट अकाउंट के मुताबिक 104,800। इसी तरह साथ में बता दिया गया था कि जितना मटेरियल हमारा लॉस्ट हो गया है ड्यू टू फ्लड, तो वो भी हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा दैट इज 51,100। वर्क इन प्रोग्रेस में इतनी अमाउंट फिनिश गुड्स में चलेगी, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 56,970। एंड लाइक वाइज फिनिश गुड्स से माल इशू हो जाता है टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमें क्वेश्चन में बता दी गई थी, दैट इज 212,100। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस भी बताई गई थी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बताई गई। जब हमने इनको एंटर कर लिया तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया है वर्क इन प्रोग्रेस का भी
और फिनिश गुड्स का भी। तो अब हमारे पास 3 किस्म की इन्वेंटरीज होती हैं बच्चों, और तीनों का बैलेंस हमारे पास आ गया। ओके, अच्छा जी, ये था प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे पास किस तरीके से आता है, कुछ ओवरहेड्स जो होते हैं वो हेड ऑफिस पे करता है और रिकॉर्ड करता है। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये भी हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है, और सारे ही एक्सपेंसेस जो हैं वो हेड ऑफिस से पे किए जाते हैं। तो जब हमने हेड ऑफिस का डेटा जाके देखा तो हमें पता लगा कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं हमारे वो रिकॉर्ड हुए हैं 60,900। इनफैक्ट दीज आर एक्चुअल ओवरहेड्स, क्योंकि ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग स्टेटमेंट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। तो ये है एक्चुअल एफर्ट जो वहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। प्लस हमें बताया गया कि क्वेश्चन में कि कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर हमने रेंट की फिगर भी शामिल करनी है, दैट इज 4,000 पर मंथ। तो 3 महीने थे तो हमने वो 12,000 वो भी लेकर आ गए। अच्छा बच्चों, अब नोशनल रेंट क्या कहलाता है? एक रेंट वो होता है जो आपने थर्ड पार्टी से रेंट पे एक जगह ली हुई है, तो उसको आपने रेंट पे करना है। तो वो रेंट जो है ना वो तो हेड ऑफिस पे करता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी ही कोई बिल्डिंग है और वो बिजनेस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रेंट आप पे नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं कि जी हम इसको यूज करने के लिए दे दिया है, बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्री के लिए, तो आप उसका मार्केट के मुताबिक कोई रेंट तो चार्ज करोगे ना, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का सही प्रॉफिट मालूम कर सकें। तो उसको मालूम करने के लिए हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं नोशनल रेंट। ठीक है, ये रेंट पे नहीं किया जाता लेकिन रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हम अपना एक्चुअल प्रॉफिट मालूम कर सकें। क्योंकि अगर हम अपनी बिल्डिंग यूज ना करते तो हम मार्केट से कोई बिल्डिंग किराए पे लेते और उसके अगेंस्ट हमें इतना रेंट पे करना पड़ता। तो ये अप्लाइड थे, ये एक्चुअल पेड हुए, ये नोशनल रेंट हमने लिया, तो ओवर एब्जॉर्ब आ रहा है 1470 प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, अब बच्चों हमने बी पार्ट में उसने कहा है कि आपने बनानी है प्रॉफिट रिकंसिलेशन। सर जी बेटा। सर ये जो नोशनल रेंट है ये हम लोग अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं ना? जी जी तो सर हम लोगों ने अकाउंटिंग में जिस तरह ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये हम अपनी उसके कर रहे हैं अगेंस्ट, लेकिन हम लोगों ने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा बिल्डिंग का, तो उसके अगेंस्ट डिप्रिसिएशन भी तो चार्ज करेंगे ना? तो ये एक ही बिल्डिंग पे डबल हम लोग क्यों चार्ज कर रहे हैं एक्सपेंस? जी। अब देखो इसमें ये है कि ये बिल्डिंग जो है ना ऑनर की है, अपन हमारी बिजनेस की नहीं है। बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। ऑनर के एसेट्स की डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करते, हम अपने जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं उसकी चार्ज करते हैं। और जब फैक्ट्री वालों ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं ना, तो इस जो ऑनर की बिल्डिंग हमने रेंट पे ली हुई थी वो चार्ज नहीं की थी। जब भी वो बता रहे हैं कि नोशनल रेंट ऑफ 4,000 पर मंथ हैज बीन चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट्स, ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में चार्ज किया गया है, ये फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज नहीं किया गया। और सिंस ये ऑनर की एसेट्स थे, इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेंगे। तो ये ओनर की तरफ से एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया? नहीं नहीं, देखो ऑनर की तरफ से जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया हो ना वो तो कैपिटल में आ गया। ये उसकी बिल्डिंग है, उसने इसको एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया हुआ, और ये बिल्डिंग हमें एज ए यानी कि यूज करने के लिए दे दी है, और इसका कोई वो रेंट हमसे चार्ज नहीं कर रहा है। ये सर ठीक है, यूजेज की बेसिकली। जी, यूजेस के लिए दी, ठीक है। अब आते हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द ग्रॉस प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट्स सर में ये जी जी सर ये एक और सर ये जो यहाँ पे लॉस चार्ज हुआ था जी जी, ड्यू टू फ्लड, सर ये कहाँ पे क्लोज होगा? ये प्रॉफिट लॉस में। ये डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में जाएगा या ओवरहेड्स बन के जाएगा? नहीं, ये डायरेक्ट लॉस में जाएगा, ओवरहेड्स नहीं है। ये देखो ना, ये तो फ्लड की वजह से आया ना, इसका ओवरहेड से क्या ताल्लुक है? यस सर। ओवरहेड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है हमारा, ओके सर, अब नॉर्मल लॉस ठीक है सर। ये एबनॉर्मल लॉस। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 238,970। दिस इज एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, और एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट 230,000। ओके, तो दोनों के दरमियान क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। अब वो डिफरेंस के साथ हमने क्या ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ अभी। ये एक्सेल में मैंने वर्किंग बनाई हुई है, अभी हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। जी बेटा, जीएल के मुताबिक हमारा प्रॉफिट है 238,000,
और कॉस्ट अकाउंट्स के मुताबिक हमारा प्रॉफिट है 238,970, 238,970। तो इसके दरमियान डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज 8,970। अब हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे रिकंसाइल होगा। ये बच्चों जो रिकंसाइल होता है ना, जैसे हमने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि दोनों के प्रॉफिट्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है ना, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में हम ये पढ़ चुके थे कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है तो प्रॉफिट भी क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। ये से हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। ये हम कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने ये बात पढ़ी थी। इस बात से सारे एग्रीड हैं? यस सर। ठीक है, जब इस बात से आप एग्री हो ना, तो ये आपके लिए सवाल करना आसान हो जाएगा। वो कैसे, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ क्लोजिंग इन्वेंटरी इज हायर देन द प्रॉफिट इज हायर, इफ ओपनिंग इन्वेंटरी इज हायर, ठीक है, देन प्रॉफिट इज लेस। ये इसकी ऑपोजिट आ रही है बात। अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी हायर है तो प्रॉफिट भी हायर होगा, और अगर ओपनिंग इन्वेंटरी हायर है तो प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा। ठीक है बच्चों? ये तो बात, सर ये यस सर। कॉस्ट अकाउंट से मार्जिनल कॉस्टिंग पे बन रहे हैं और जो फाइनेंशियल एब्जॉर्प्शन पे बन रहे हैं ना? नहीं, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि एक एब्जॉर्प्शन से बन रहे हैं, एक मार्जिनल से बन रहे हैं। अभी पहले हम एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे ना, वो जब आप इन्वेंट्री के हवाले से समझ लेंगे ना, तो ये इसको समझना आसान हो जाएगा। वो मैं आपको समझाता हूँ कि अभी हमने यहाँ पे जाके क्या करना है, उधर मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले ये जुमला समझ आ गया जो पहले मैंने येलो में किया है? यस सर, ये तो समझ आ गया। ठीक हो गया। फिर जब ये समझ में आ गया ना, देखो अब क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर थी तो प्रॉफिट हायर था। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह ले आया ओपनिंग इन्वेंट्री, और इसको स्टिल हायर रखा है। क्लोजिंग की जगह आ गई ओपनिंग, और इन्वेंट्री को हम कहते हैं हायर है। तो जब यहाँ क्लोजिंग के साथ प्रॉफिट हायर था, तो ओपनिंग के साथ प्रॉफिट लेस हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंट है, ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंट है। जब ये इनकी दोनों की बातें हायर हायर हैं, तो एक में प्रॉफिट हायर होगा और एक में प्रॉफिट लेस होगा। ये जुमले बेशक अपने पास लिख लें। ठीक है बच्चों, ये बात। अच्छा, अब हम इसकी दूसरा स्टांस देख रहे हैं। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस, पहले क्या थी, हायर। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस होगी तो प्रॉफिट भी लेस होगा। यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर थी तो प्रॉफिट भी हायर था। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर लेस होगी तो प्रॉफिट भी लेस होगा। फिर जब ये बात समझ आ गई, तो फिर इसके साथ ही ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, अगर इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस, तो फिर प्रॉफिट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। जी, अब जब ये बात आपको समझ आ गई, तो अब हम सपोज करते हैं कि ये हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स, और एक है हमारे पास कॉस्ट अकाउंट्स। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर होगी, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस होगी, तो प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। ये एक सिंपल क्राइटेरिया हमारा हर एक चीज में चलेगा। ओके, अब हमने यहाँ क्या किया है कि हेड ऑफिस और कॉस्ट अकाउंट्स जो हैं, उनकी जो भी फिगर्स थी उनको यहाँ पे हमने रिप्रोड्यूस किया है। अभी मैं आपके साथ इस पॉइंट को समझाता हूँ। हमारे पास 3 किस्म की इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री की,
तो हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म की इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। हमने हर इन्वेंट्री का ओपनिंग भी लिख दिया, क्लोजिंग भी लिख दिया, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। पहले हमने फिगर्स लिखी है एज पर जीएल, कि जीएल के मुताबिक हमारी क्या फिगर्स थी। ठीक है बच्चों, आके हम देखते हैं कि एज पर जीएल हमारी क्या फिगर्स थी। ये है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट्स का डाटा, यानी कि जीएल का डाटा। रॉ मटेरियल थी ओपनिंग 48,000 और क्लोजिंग थी 52,000, 52,000, 48,000 एंड 52,000। तो हमने लिख दी ओपनिंग 48,000 एंड क्लोजिंग 52,000। ओके बच्चों, इसी तरह फिर हम जाके देखेंगे अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स में हमारी वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग फिगर क्या थी और क्लोजिंग फिगर क्या थी। ये हमें दिया गया है वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 64 एंड 58, दैट इज 64 एंड 58। लाइकवाइज हमें फिनिश गुड्स का दिया गया स्टॉक 120,000 एंड 121,900, 120,000 एंड 121,900। तो बच्चों जीएल के मुताबिक जो भी हमारे पास बैलेंसेस थे वो हमने लिख दिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिए गए थे कॉस्ट अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस। तो हमने कॉस्ट अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस जो क्वेश्चन में दिए गए थे हमने वो लिख दिए। 49,500 रॉ मटेरियल का है, 60,100 वर्क इन प्रोग्रेस का है एंड 115,400 फिनिश गुड्स का है। तो ये 115,400 फिनिश गुड्स, 60,100 वर्क इन प्रोग्रेस एंड 49,500 रॉ मटेरियल। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये जो ओपनिंग है ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, हमने एज इट इज उठा के वहां से लिख दिए। ठीक है बच्चों, और ये जीएल के जो थे ये भी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थे, तो हमने जो डाटा गिवन था उसको मैंने बोल्ड कर दी। इसके बाद बच्चों आपको पता है कि हमने रॉ मटेरियल का बनाया था स्टोर अकाउंट। रॉ मटेरियल का हमने बनाया था स्टोर अकाउंट, हमसे ये कहा गया था रॉ मटेरियल का स्टोर अकाउंट बनाए। जब हमने रॉ मटेरियल का स्टोर अकाउंट बनाया तो हमारे पास क्लोजिंग कितना आ रहा था 51,100, तो हमने क्लोजिंग जाके लिख दिया 51,100। इसी तरह हमने बनाया वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 56,970, तो ये आ गया 56,970। इसी तरह हमने फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाया तो उसमें हमारे पास कॉस्ट अकाउंट्स में फिगर आ रही है 125,800, हमने 125,800 लिख दिया। ओके, तो आपके पास ये दो कॉलम्स बन गए विद द हेल्प ऑफ डाटा गिवन इन द क्वेश्चन प्लस कॉस्ट अकाउंट्स जो आपने बनाए उसके मुताबिक। यहां तक बात क्लियर होगी? यस सर। मुझे ये एक्सेल की जो शीट है ना इसमें जो भी कलर हुआ है ना, ये कलर वाली बात मैंने आपको बता दी है और अब हम इससे आगे चलेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे साथ डिस्कस कर ले, क्योंकि ये स्टेप समझ आ जाएंगे तो फिर अगला स्टेप हमारा हो पाएगा। जी बच्चों, सर लॉजिक इसकी बात नहीं समझाएंगे ना? आप अभी पूछना चाहें पूछें। सर किस मतलब किसकी लॉजिक पूछना चाह रहा किस हूँ, चीज़ की लॉजिक logic? क्या है इसका? सर ये फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट में डिफरेंस। ठीक है, देखो भाई, हमने एब्जॉर्प्शन मार्जिन पढ़ा है और हमने देखा था कि उन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो आता है वो किस वजह से आता है? इन्वेंट्रीज की वजह से। इन्वेंट्रीज की वजह से। ओके, यहाँ पे भी आपने इस क्वेश्चन में देखा कि फाइनल अकाउंट्स की इन्वेंट्रीज की फिगर और है और कॉस्ट अकाउंट्स की इन्वेंट्रीज की फिगर और है। और डेफिनेटली आपको पता है कि जैसे आपके सामने ये इस क्वेश्चन में भी बना हुआ है, ये अकाउंट्स बने हुए थे फाइनेंशियल के मुताबिक। अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, इसकी मदद से क्या निकलता है? कंज्यूम। इसी फिगर से निकलती है प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर इसी फिगर से निकलती है ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और इसी के साथ फिर जब फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग का, तो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम सेल में सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। ओके, इसका मतलब है कि सारी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरीज जो हमारे पास तीन किस्म की हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स, ये मैटर करती हैं इन डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस पे कोई दूसरी राय है? नहीं सर, ये तो समझ ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? अब यस बच्चों, सर। हमने कॉस्ट अकाउंट से अपने अकाउंट्स बनाए होंगे सेम इसी पैटर्न पे,
तो वहां पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 238,970 और वहां पे भी ये ओपनिंग था, ये ओपनिंग था, ये ओपनिंग था, फिर ये जो काम हुआ तो इस तरह हमारे पास कोई क्लोजिंग आ गया। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट के मुताबिक ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर भी इन्वेंट्रीज का इंपैक्ट है टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों? ये बात क्लियर सर है? जी जी ये सर ये तो बात क्लियर है कि इन्वेंट्रीज में बेसिकली डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस आता है, जी लेकिन अब सर ये रीजन कि इन्वेंट्रीज में डिफरेंस क्यों आ रहा है? जी जी मैं वही एब्जॉर्प्शन मार्जिन पे तो जी पता जी लगता है कि इन्वेंट्रीज में जी जी डिफरेंस बेटा, फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आ रहा है। देखो, आपको पता है रॉ मटेरियल का ओपनिंग ये था, ठीक है ना? हमने इसका सोल्यूशन भी देखा कि रॉ मटेरियल के अकाउंट्स के अंदर हमने जाके देखा तो हमारा और फाइनेंशियल का डिफरेंस किस वजह से आएगा? इसकी वजह से 2400 की डिफरेंस की वजह से, और प्लस ओपनिंग में भी कोई डिफरेंस था। देखिए यहाँ पे ओपनिंग है 49,500 और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में ओपनिंग है ना वो है 48,000। इसका मतलब है कि ओपनिंग में भी हमारे स्टॉक की डिफरेंस था, ठीक है? वही डिफरेंस लेते हुए वो क्लोजिंग में भी कुछ आ जाएगा। इसी तरह वर्क इन प्रोग्रेस की जो फिगर थी ओपनिंग, इसके अंदर भी डिफरेंस है। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स में अंदर है 60,100 और फाइनेंशियल के अंदर ये फिगर है 64,000। इसके अंदर भी ओपनिंग का फर्क है, तो डेफिनेटली कुछ क्लोजिंग में भी आएगा। प्लस जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना बच्चों, इसके अंदर 3 किस्म की कॉस्टें होती हैं। वन इज मटेरियल, वन इज लेबर एंड अदर इज फैक्ट्री ओवरहेड। रॉ मटेरियल के अंदर सिर्फ परचेजेस की फिगर होती हैं, जबकि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 3 चीजें होती हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। लाइक वाइज फिनिश गुड्स के अंदर भी बच्चों ये जो फिगर है ना बैलेंस 115,400, ये फिनिश गुड्स इटसेल्फ नहीं है। फिनिश गुड्स के अंदर भी 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड मौजूद है। इसके अंदर ये तीनों चीजें हैं। इसी तरह इस क्लोजिंग बैलेंस के अंदर भी ये तीनों चीजें हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है, और जो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो फिगर आई है उसके अंदर भी फिनिश गुड्स कंप्लीट उस वक्त होती हैं जब उनके अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स अप्लाई किया हुआ होता है। तो अब बच्चों ये हमारे पास जो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग आ रही है, वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग आ रही है और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग आ रही है, इनफैक्ट इसके अंदर मटेरियल में तो सिर्फ मटेरियल का इम्पैक्ट है और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मटेरियल, लेबर, एफओएस का इम्पैक्ट है, और फिनिश गुड्स के अंदर भी मटेरियल, लेबर और फिनिश गुड्स का इम्पैक्ट है। इन्हीं इन्वेंटरीज की वजह से कॉस्ट अकाउंट्स की कॉस्ट आई होगी। और इसी तरह आपने देख लिया कि फाइनेंशियल की कॉस्ट आई हुई है। जब कॉस्ट आ जाती है तो हम उसको सेल में से लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, इसलिए दोनों के प्रॉफिट भी डिफरेंट आ रहे हैं। यहां तक बात समझ आई तो ही? यस सर। ठीक है। अब जब ये बात क्लियर हो गई, अब हम जाके देखेंगे, हमें ये बात पता है, पहली लाइन आइटम को समझते हैं, सिर्फ पहला पॉइंट कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर होगी तो प्रॉफिट भी हायर होगा। आपके पास हम सिर्फ पहले क्लोजिंग को जाके देखते हैं। रॉ मटेरियल क्लोजिंग देखें 52,000 है और कॉस्ट अकाउंट्स की 51,100 है। तो आपके ख्याल में किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, फाइनल अकाउंट्स वालों का या कॉस्ट अकाउंट्स वालों का? फाइनल अकाउंट्स वाला। गुड। तो ये हमने पहले लिखा है फाइनल अकाउंट्स वाला प्रॉफिट। ओके, इसका प्रॉफिट हायर है तो कॉस्ट अकाउंट वालों को क्या होगा? कम होगा। तो इसमें से अगर हम इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 900 वो निकाल दें, ये हमने क्या किया है, इनफैक्ट रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उसका जो डिफरेंस था ना वो हमने निकाल दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है तो ये कौन से है, जीएल, तो जीएल का प्रॉफिट ज्यादा है। तो अगर हमने जीएल के प्रॉफिट से कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में पहुंचना है तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो हम फाइनल अकाउंट में से इस 900 को लेस कर देंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट। ये बात समझ आ जाए तो फिर मैं आगे चलूंगा। पहला वाला जो यस पॉइंट है सर। ना, पहला पॉइंट हमने उसको स्टडी किया अभी, फर्स्ट पॉइंट को। जी बेटा। यस सर आ गए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सब बच्चों को क्लियर है ना? यस सर। जी। अब हमने ये रॉ मटेरियल का देख लिया,
रॉ मटेरियल के बाद हम आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को। तो वर्क इन प्रोग्रेस में देखें क्लोजिंग क्या है, ज्यादा है। अगेन फाइनल अकाउंट्स की जो क्लोजिंग ज्यादा है तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? वही फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट्स का। तो हम फाइनल अकाउंट्स के प्रॉफिट से अगर कॉस्ट अकाउंट से प्रॉफिट में पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमने फिर माइनस कर दिया। ये वो पहला वाला जो पॉइंट है उसी को हम लेके चल रहे हैं। ओके, अच्छा जी, अब आ गया फिनिश गुड्स की क्लोजिंग। फिनिश गुड्स की क्लोजिंग देखें कम है। क्या है? फिनिश गुड्स की क्लोजिंग कम है। तो हमने यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट समझ लिया है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस तो प्रॉफिट क्या होगा? लेस होगा। अब हमारी फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस है, और किस में लेस है? जीएल में, फाइनल अकाउंट्स में। तो इसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। ये हमारा प्रॉफिट कम है, और हमने अब पहुंचना है कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट पे। यहां हमारा कम है तो इसका मतलब है किसका ज्यादा होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये हम जाके ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारा आ गया नंबर 2 पॉइंट। जो ऊपर हमने नंबर 2 लिखा है वो यहाँ पे हमने आगे कर दिया। अब इस तरह करने से हमने तीनों इन्वेंट्रीज का क्लोजिंग का इंपैक्ट देख लिया है। क्लियर बच्चों ये बात? यस सर। गुड। जब ये फ्याज आपको क्लियर हो गया? फ्याज? यस सर। ठीक है, आज वो नहीं है शहबाज? नो सर। तो ये फ्याज रसूल हमारे पास दो आ रहे हैं, दो पत्नी कैसे आ रहे हैं भाई? चलो खैर आ रहे हैं। अच्छा सर वो मेरा इंटरनेट मस्ती कर रहा था तो मैंने मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे किए हुए हैं। अच्छा अच्छा भाई, अब हम आगे चलते हैं। अब क्लोजिंग का मामला खत्म हो गया, ओपनिंग का मामला अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 3 पॉइंट बना लेते हैं। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज हायर देन प्रॉफिट इज लेस। हम ये पॉइंट को पहले समझ के हमने इसके ये पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज हायर देन प्रॉफिट इज लेस, और इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस देन प्रॉफिट इज हाई। इसको जाकर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी हायर आ रही है? हाँ ये यस सर। यहाँ पे लेस थी, इसको बाद में देख रहे थे। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? हायर है। जब ओपनिंग इन्वेंट्री हायर होती है तो प्रॉफिट क्या होता है? लेस। लेस होता है। हाँ, अब हमारे पास जीएल में ओपनिंग इन्वेंट्री हायर आ रही है तो हमारा प्रॉफिट है लेस, और हमने मार्जिन सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और हम यहाँ कर देंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। ये जाके हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमारी ओपनिंग हायर है तो प्रॉफिट हमारा होगा लेस। तो ये हमारा प्रॉफिट लेस है, इसका मतलब है कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अगर हमने यहां से यहां तक ट्रेवल करना है तो इस फिगर को ऐड करना पड़ेगा। तो ये फिगर हम ऐड कर देंगे। ओके, तो ये फिगर ऐड होके आ गई। फिर इसी पॉइंट को हम जाके अब चेक करते हैं फिनिश गुड्स पे। तो फिनिश गुड्स में देखें ओपनिंग क्या है? 120,000, और कॉस्ट अकाउंट्स में 115,000। अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हायर है। जब हायर होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? लेस। तो हमने जब लेस से हायर पे पहुंचना है तो इस फिगर को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो ये बच्चों आ गई फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री, और इसकी फिगर आ गई। कितने का डिफरेंस है? 4,600 का। तो ये हमने वो लिख दी। जितने डिफरेंसेस है ना हमने वो लिखने होते हैं। अच्छा बच्चों, अब आ गया फोर्थ पॉइंट। क्या इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस देन प्रॉफिट इज हाई। अच्छा जी, अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, लेस वाला केस, और ये आ रहा है रॉ मटेरियल में। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? लेस। तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? हाई। रॉ मटेरियल केस में हमारा
ओपनिंग इन्वेंट्री लेस है, इसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट है हायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा ताकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे पहुंच जाएं। और यहां आ जाएगा रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री, दैट इज 1500। तो अब आप जो चीजें ऐड करनी है हमने उसको ऐड किया, और इन चीजों को माइनस करना था तो हमने इनको इसमें से माइनस कर दिया, और हमारे पास आ गया है 238,970। तो इस तरीके से हमारा जीएल का प्रॉफिट टैली कर गया है विद कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। जी बच्चों, तो हमने पहले जो ये कलर्ड फुल एरिया था इसको अंडरस्टैंड किया, और फिर प्रॉफिट की रिकंसिलेशन बनाई है। दिस इज प्रॉफिट रिकंसिलेशन। ठीक है बच्चों, यस सर। कोई डाउट है तो बताएं। देखो पहली लाइन अगर आप याद रखोगे ना तो बाकी चारों लाइन, बाकी 3 लाइनें जो है ना मैंने इसी से बनाई है। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर, आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, हायर। अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को कर लें लेस, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, लेस। ये हमने बात कर ली क्लोजिंग इन्वेंट्री की। अब हम बात करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री की। क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर थी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर हायर होगी ना तो उससे ऑपोजिट केस होगा। यहाँ प्रॉफिट हायर था तो यहाँ लेस होगा। अब ओपनिंग इन्वेंट्री अगर हायर थी तो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को कर लिया लेस, अगर यहाँ प्रॉफिट लेस आता था तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा हाई आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने इनके वन बाय वन स्टडी कर लेना है कि ये लेस है हाई है क्या है, और आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस सर। तो इस क्वेश्चन को आप एक दफा दोबारा भी देख लेना। दैट इज 5.2 ऑफ क्वेश्चन बैंक। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और हमसे ये रिक्वायर्ड था ए और बी। ठीक है, और जो दोनों के दरमियान प्रॉफिट्स में डिफरेंस आता है बच्चों, वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की वजह से ही आता है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 5.3। इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि हमें कुछ डाटा दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है रिक्वायर्ड प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल लेजर एंड स्टेट हाउ वुड यू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द स्टोर लेजर। तो अभी हम क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर आपको पता लगेगा ये रिक्वायरमेंट क्या है। आए देखते हैं बच्चों। Mirza Limited is engaged in the manufacturing of spare parts of automobile industry. The company records the purchase and issuance of material in a store ledger which is not integrated with the financial ledger. ठीक है ना, ये कहाँ पे मौजूद होगा, फैक्ट्री में। तो वहां पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज और issuance of material. It is the policy of the company to value inventories on weighted average basis. The valuation is carried out by the finance department using stores memorandum record. जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी रिकॉर्डिंग करता है जो हमें उनकी तरफ से रिकॉर्ड मिलेगा। मेमोरेंडम रिकॉर्ड कहते हैं सब्सिडरी रिकॉर्ड को। अ फिजिकल स्टॉक काउंट इज कैरिड आउट आफ्टर एवरी 6 मंथ, ताकि हम ये जानते हैं कि हमारे स्टॉक्स में फिजिकली कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं। ओके, और हमारे स्टोर लेजर कार्ड क्या कह रहा है, any shortage excess is then adjusted in the financial as well as store ledger. अगर कोई shortage excess आ जाएगी तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। ये बातें जो सारी लिखी हैं बच्चों, ये भी हम नीचे ये टेबल देखेंगे ना, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। On December 31st, 2003, the physical stock count was conducted by the internal auditor of the company. He submitted the following statements to finance department. क्या क्या कहा बच्चों, उसने कहा कि ये हमारे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है ना उसके कोड है। रॉ मटेरियल के हम डिफरेंट कोड देते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास है वुड, ये हमारे पास है प्लास्टिक, ये हमारे पास है पॉलिश, ये हमारे पास है सीट कवर, ये हमारे पास है फोम, ये हमारे पास है कीलें। मुख्तलिफ हमने जो फर्नीचर के आइटम बना रहे हैं ना, हमने उसके कोड कोई ना कोई असाइन किए होते हैं। इन कोड के नाम से हम याद कर सकते हैं या इनका कोई नाम दे दिया जाएगा। स्टोर लेजर
जिस तरह हम FIFO वेरिड एवरेज बनाते थे, वो बता रहा है कि जी ये वाला जो आइटम कोड है ना, ये 20,500 था। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जाके चेक किए तो वो भी कह रहा है कि ये दिस इज 20,500, लेकिन जब हमने फिजिकली जाके देखा तो वो निकले 20,000। लाइक वाइज ये जो है आइटम कोड 10,000 इधर भी है, 10,000 इधर भी है, 10,000 इधर भी है, तो ये तीनों में कहीं पे वेरिएशन भी आएगी, कहीं में सिमिलैरिटी भी हो सकती है। कॉस्ट पर यूनिट की अभी वो वेरिड एवरेज हम मेथड चला रहे थे, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है और इसकी अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, यानी अगर हम मार्केट से भी खरीदने जाएंगे तो हमें कितने का मिलेगा। अच्छा जी, ऑन स्क्रूटनी द डिटेल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज एबल टू असर्टेन द फॉलोइंग रीजंस। जब हमने इनको वन बाय वन जाके स्टडी किया कि इसमें क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो हमें पता लगा कि 500 यूनिट्स वर डिफेक्टिव एंड देयरफॉर द इंटरनल ऑडिट एक्सक्लूडेड देम व्हाइल टेकिंग द फिजिकल काउंट। ये जो फर्स्ट वाला आइटम है, इतना स्टोर में था 20,500, यानी कि जो हमारे पास स्टोर लेजर कार्ड बना हुआ है FIFO और एवरेज का, उसमें आ रहे थे 20,500। फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी हमारा यही कहता है कि हमारे पास 20,500 ही यूनिट्स वहां पे मौजूद होने चाहिए, जबकि फिजिकली जब हमने देखा तो कितने निकले थे 20,000। अब वही बता रहे हैं कि कितने का डिफरेंस है बच्चों, 500 का, और 500 यूनिट्स क्या थे, डिफेक्टिव थे। जब भी इंटरनल ऑडिटर ने उनको इस रिकॉर्ड में से एक्सक्लूड कर दिया, उसने कहा भाई सही जो हालत में है ना वो है 20,000, तो 500 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। इसको अभी हम देखते हैं क्या करना है। इसी तरह 01325 है, द आइटम इज नॉट इन यूज एंड इज कंसिडर्ड ऑब्सोलीट। ये जो 10,000 आइटम है, तीनों जगह एग्रीड तो हैं, लेकिन ये पता लगा ये आइटम ऑब्सोलीट हो गया है, अब ये इस्तेमाल ही नहीं होता हमारी प्रोडक्शन में, तो हमें क्या कर देना चाहिए, इसको सेल कर देना चाहिए। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 0.60 पर यूनिट। अगर हम इसको मार्केट में बेचेंगे अभी तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.60 पर यूनिट। इसको भी हम जाके देखेंगे क्या होगा। फिर हमारे पास आ गया आइटम कोड 01710, ये वाला। हमारे पास स्टोर में भी 5,500 थे, फाइनेंशियल में भी 5,500 थे, फिजिकली 5,000 निकले। स्टोरेज इज ड्यू टू थेफ्ट, शॉर्टेज जो है, सॉरी शॉर्टेज इज ड्यू टू थेफ्ट। ये जो 500 यूनिट कम निकले ना फिजिकली, तो पता लगा जनाब कि ये तो चीजें हो गई हैं चोरी। ओके, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको देखेंगे। 022-05, इसमें देखें तो 4,000 थे हमारे स्टोर लेजर में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में थे 4,500 और फिजिकल रिकॉर्ड में 5,500। A receipt of 1,000 units was not recorded. हमने 1,000 यूनिट रिसीव किए, उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया। The remaining difference is due to errors in recording the quantity issued. जब हम 1,000 यूनिट्स रिकॉर्ड करेंगे तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है 4,500 का, और 1,000 जब रिकॉर्ड होगा तो ये 5,500 हो जाएगा। ये तो उसके साथ टैली कर जाएगा फिजिकल काउंट के साथ। जबकि स्टोर में अगर आप 4,000 थे और 1,000 और रिकॉर्ड भी कर लें तो कितने बनेंगे, 5,000। तो कह रहा था रिमेनिंग डिफरेंस इज ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग द क्वांटिटी इशूड। हम यहाँ से जब भी क्वांटिटी इशू करते रहे उसमें कोई गलती आ गई है, जिसकी वजह से अगर हम 1,000 ऐड अप भी कर लें तो ये बनेगा 5,000, और फिजिकली अवेलेबल है 5,500। इसका मतलब है हमने कोई इश्यूज से 500 की थी, उसको या तो 2 दफा लिख दिया है, जिसकी वजह से हमारा स्टोर लेजर की फिगर कम आ रही है। इसको भी वन बाय वन हम आंसर में भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद है 2835, इसका 1200 और यहाँ पे आ रहा है 1,000। 200 यूनिट्स रिटर्न टू अ सप्लायर वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने 200 यूनिट्स अपने सप्लायर को भेज दिए थे, तो वो हमने स्टोर लेजर में भी रिकॉर्ड नहीं किए हुए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी नहीं किए हुए, क्योंकि जब फिजिकल काउंट करेंगे तो 200 नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि वो कहाँ जा चुके हैं, सप्लायर को वापस जा चुके हैं, और हमने इससे खरीदा था ये चीजें एट 3 पर यूनिट। लास्ट आइटम आ गया 035, 15, 640, 600 एंड 600। डिस्क्रिपेंसी इज ड्यू टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ए गुड्स रिसीव नोट। हमने गुड रिसीव जब की थी उस वक्त हमने गलत रिकॉर्डिंग कर दी है। कहाँ पे रिकॉर्डिंग की होगी गुड रिसीव की, हमने गुड्स में, स्टोर लेजर में। हमने यहाँ पे से 100 आइटम्स आए होंगे तो हमने 140 लिख दिए, तो ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो ये जो भी डिफरेंस है उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई। अब हमसे रिकॉर्ड क्या किया गया है, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल लेजर। तो फाइनेंशियल लेजर में क्या एडजस्टमेंट्स आएंगी, तो बच्चों देखो क्या कह रहा है, फाइनेंशियल लेजर ये है आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसका रिकॉर्ड हमने टैली करना है इस फिजिकल के साथ, इसका रिकॉर्ड हमने टैली करना है इस फिजिकल के साथ। और कैसे रिकॉर्ड करना है,
थ्रू जर्नल एंट्रीज, थ्रू जर्नल एंट्रीज। अब आए बच्चों, देखते हैं जरा इसको। ये आपने मालूम कर लिया कि हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कह रहा है कि आपके पास है 20,500 आइटम्स, फिजिकल क्या कह रहा है 20,000 है। ओके, तो बच्चों कितने का डिफरेंस है 500 यूनिट्स का, और उसका उन्होंने बता दी कि वो क्या है, डिफेक्टिव है। Therefore, the internal audit excluded them while taking the physical count. अब 500 यूनिट क्या है बच्चों, डिफेक्टिव है। तो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड में वो किस वैल्यू पे आने चाहिए, जी बेटा? सर आपने क्या पूछा? ये जो 500 यूनिट्स हमारे डिफेक्टिव हैं, ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस वैल्यू पे आने चाहिए? सर ये तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं दी हुई, तो ये फिर हाँ जी, अब जीरो हमारे पे आ पास, जानी चाहिए ना। जी, अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर हमें दी होती तो हम उस पे ले आते। अब हमें वो दी नहीं गई, तो हम इसको लेकर आ जाएंगे जीरो पे। किस पे लेकर आएंगे, जीरो पे, क्योंकि वो डिफेक्टिव है और कोई वैल्यू हमें दी नहीं गई। तो हम एनआरवी ले लेंगे इसकी जीरो। अच्छा बच्चों, अब अभी उसकी क्या वैल्यू है, अभी 2 है, 2 एवरेज प्राइस 2 है। तो 500 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। जी। अब 1,000 रुपए की हमें क्या एंट्री करनी चाहिए, लॉस डेबिट, और ये जो जर्नल फैक्ट्री पे जाएगा लॉस में। स्टोर लेजर क्रेडिट, ठीक है। और इसकी एंट्री देख लेते हैं। अच्छा सर, ये इससे पहले सर, ये जो जितने भी ऊपर यूनिट्स दिए हुए हैं, इनके बैलेंसेस दिए हुए फिनिश गुड्स है ना? नहीं नहीं, रॉ मटेरियल है, ये सारा रॉ मटेरियल है, हाँ ओके सर, ठीक है। ये सारा रॉ मटेरियल है। अच्छा जी भाई, इसकी एंट्री जो अभी बताई तौहीद ने, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट या एफओएस डेबिट या एबनॉर्मल लॉस डेबिट, और स्टोर लेजर क्रेडिट कर देंगे हम बाय 1000, क्योंकि 500 आइटम थे, हर आइटम था 2 रुपए का। तो स्टोर लेजर से ये 1000 की अमाउंट की निकल जाएगी, और इसको हम चार्ज कर दें। अगर ये हम समझते हैं कि नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को चला जाएगा या एफओएस को चला जाएगा, और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस के तौर पर ट्रीटमेंट कर लेंगे, और हम यहाँ पे चाहें तो प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये एंट्री होगी फर्स्ट आइटम की। ओके, तो आपका इस तरह फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो फिजिकल रिकॉर्ड से मैच कर जाएगा। अभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 20,500 यूनिट्स आ रहे थे, जबकि हमने देख लिया 500 क्या है, डिफेक्टिव है। तो अब हमारा जब 500 की हमने एंट्री कर दी, अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमारा फिजिकल रिकॉर्ड के साथ टैली कर जाएगा। ये पहली एंट्री हमने कर दी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। ठीक है बच्चों, यस सर। गुड। प्याजी आपकी ओके होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, ओके सर। गुड। 10,000, 10,000 एंड 10,000 तीनों में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन इसके ऊपर क्या बताया गया, द आइटम इज नॉट इन यूज एंड इज कंसिडर्ड ऑब्सोलीट, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 0.60 पर यूनिट। अब इन आइटम्स ने इस्तेमाल ही नहीं होना, तो हमें इनको किस वैल्यू पे लेके चले जाना चाहिए, एनआरवी पे। और ये कितने आइटम्स हैं, 10,000, और अभी इसकी क्या प्राइस चल रही है, 4। अब बच्चों ये 4 से गिर के आ जाएगा 0.6 पे, तो कितना रुपए गिरेगा फ्याजी, 3.4 सर। गुड। और कितने यूनिट है, 10,000 तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, सर। इसको जब 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बन जाएगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक हो गया। अब हमें हमारे पास बुक्स में अभी कितने की वैल्यू आ रही है, अभी तो 4 इंटू 10,000 40,000 40,000, और कितने की वैल्यू आ जानी चाहिए, 600 की। कितने का रिड्यूस करना पड़ेगा, 600 नहीं आएगी, 6,000 आएगी, 10,000। 34,000 से रिड्यूस करेंगे। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया, अभी देखो अभी क्या वैल्यू है, अपने पास कागज पे कहीं लिखो। अभी
अभी तो 40,000 पे रिकॉर्ड हुआ ना हमारे पास। जी जी, और आइंदा क्या हो जाएगी? आइंदा 6,000 पे होगी। कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? 34,000 से। जी, तो उसे क्या एंट्री करेंगे? हमारे पास ये जो है रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। और ये जो ऑब्सलीट हो गया ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। जी शाबाश। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को या एफओएस को डेबिट कर देंगे और हम स्टोर लेजर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 34,000 से। लेकिन एक और तरीका भी हमारे पास होता है, हम तो स्टोर लेजर भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और तरीका होता है कि हम उसकी बना लेते हैं प्रोविजन। क्यों प्रोविजन? इसलिए बना ली कि अभी हम इसको सेल नहीं कर रहे, अभी जो इसकी वैल्यू है ना हम उसके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आप इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आप इसकी प्रोविजन को अंडरस्टैंड करेंगे। हमने इसको क्रेडिट कर दिया है प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेंस, दैट इज 34,000। तो जब बैलेंस शीट बनेगी तो 40,000 की फिगर आ रही होगी, प्रोविजन उसमें से लेस कर देंगे तो नेट वैल्यू 6,000 ही आ रही होगी। तो यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेंस का अकाउंट यूज कर लें या स्टोर लेजर का ही अकाउंट यूज कर लें, नेट वैल्यू उसकी 6,000 ही आएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना था कि 34,000 की फिगर कैसे आ रही है और ये कहाँ पे जाके चार्ज होगी और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम स्टोर लेजर अकाउंट भी अगर आप यहाँ क्रेडिट कर दें तो कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप प्रोविजन फॉर ऑप्शनलेस बना लें और जब बैलेंस शीट बनेगी तो स्टोर लेजर के साथ इस प्रोविजन को नेट किया जाएगा। ओके यस सर। सर ये स्टोर लेजर क्यों यूज कर रहा है, फाइनेंशियल क्यों यूज कर रहा है? सॉरी, सर ये स्टोर लेजर क्यों यूज कर रहे हैं, स्टोर लेजर क्यों यूज कर रहे हैं? फाइनेंशियल वाला क्यों नहीं कर रहे सर? समझा नहीं बात आपकी। सर ये स्टोर लेजर बेसिकली वो जो ऊपर दो कॉलम्स दिए हैं उनमें से स्टोर लेजर है ना, स्टोर लेजर कार्ड। जी जी, सर वो ऊपर क्वेश्चन जरा, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड से क्यों नहीं सर ये माइनस कर रहे, मतलब कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्यों नहीं माइनस कर रहे? जी जी, देखो बात सुनो, आपको यहाँ कहा जा रहा है प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल लेजर। हमने फाइनेंशियल लेजर्स में एडजस्टमेंट्स करनी है। स्टोर लेजर से निकाल रहे हैं सर। हाँ, इसको स्टोर लेजर से निकाल रहे हैं और स्टोर लेजर के ही तो अकाउंट्स यूज होते हैं फाइनेंशियल में। देखो जनरल एंट्रीज के थ्रू थोड़ा काम हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे हम स्टोर लेजर अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और हम उसकी जगह अगर हम प्रोविजन बनाना चाहें तो हम प्रोविजन भी बना सकते हैं। ठीक है तौहीद, यस सर, ओके ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे चलो थोड़ी देर में डिस्कस कर लेना ताकि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। आप व्हाट्सएप पे बेशक ओके करें। सर। हाँ जी, थर्ड आइटम आ गया, शॉर्टेज इज ड्यू टू थेफ्ट। आप देखो 5,500 था और फिजिकली आया है 5,000, तो कितने का लॉस हुआ है? 500 500 का। और एक यूनिट कितने का है? 1 रुपया। 1 रुपए का। तो 500 का लॉस हो गया। तो 500 के लॉस की रिकॉर्डिंग एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स, एफओएच या एबनॉर्मल लॉस, और स्टोर लेजर को कर देंगे क्रेडिट बाय 500। क्योंकि अब ये स्टोर में हमारे पास माल अवेलेबल नहीं है, तो हमने अपना जो फाइनेंशियल का रिकॉर्ड है जिसके अंदर भी आ रहा था कि ये 5,500 है, हमने इसको अपडेट करना था, तो 500 का रिकॉर्ड इसमें से निकाल दिया थ्रू दिस एंट्री। ओके, ठीक है यस बच्चों। सर। अच्छा, यस सर। अब आते हैं अगली एंट्री को देखते हैं। 4,000, 4,500 and 5,500 are received for 1,000 units worth not recorded, was not recorded। हमने 1,000 यूनिट्स की रिसीव रिकॉर्ड ही नहीं की, तो हम उसकी क्या कर देंगे? रिकॉर्डिंग कर देंगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या होगा? स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिटर्स या कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने कैश में खरीदे तो कैश क्रेडिट कर देंगे, अदरवाइज क्रेडिट इसको। अच्छा जी, आपकी कितने था? 1,000 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने का हम खरीदते थे? 2 का। तो 1,000 इंटू 2, 2,000 की ये वाली एंट्री आ जाएगी हमारे पास, स्टोर लेजर डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 4,500 था ये कितना हो गया? 5,500। और ये रिकॉर्ड हमारा टैली हो गया। हमने इनफैक्ट इसी को टैली करना है इन द फाइनेंशियल लेजर। ओके, ये तो 5,500 हो गया, ये 5,500 हो गया, लेकिन ये अभी टैली नहीं हुआ। ठीक है,
इसलिए इसके अगर आप जाके देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि नो एडजस्टमेंट। हमारा फाइनेंशियल का रिकॉर्ड फिजिकल से टैली हो गया है, हमने फिलहाल ए पार्ट में इसी को टैली करना था। जो स्टोर लेजर के साथ डिफरेंस है ना, वो आ रहा है बी रिक्वायरमेंट में। हम बी में जाके देखेंगे कि स्टोर लेजर में क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। ये बात क्लियर हुई बच्चों? ये अभी इसकी रिकंसिलेशन हो रही है आपस में बस, और फिर हम इसकी भी रिकंसिलेशन करेंगे जाके, वो बी पार्ट में करेंगे। अच्छा बच्चों, ये अब आ गया सेकंड लास्ट आइटम। फिजिकली है 1200 और सॉरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड के मुताबिक है 1200 और फिजिकली है 1000। तो कितने का डिफरेंस है? 200 का। 200 यूनिट्स रिटर्न टू सप्लायर वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने सप्लायर को 200 यूनिट भेज चुके हैं और अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो इसकी क्या एंट्री होगी बच्चों? परचेज रिटर्न डेबिट होती है और इन्वेंट्री क्रेडिट होती है, मतलब स्टोर लेजर। जी शाबाश। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे क्रेडिटर्स डेबिट और स्टोर लेजर क्रेडिट। जिसने ऊपर वाली एंट्री थी ना, उसका इनफैक्ट रिवर्स है, क्योंकि हमने आइटम उसको रिटर्न किए। यहाँ परचेज किए थे, यहाँ रिटर्न किए, और रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की थी। आप रिटर्न रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिटर्स डेबिट और स्टोर लेजर क्रेडिट। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी? हमने 200 यूनिट्स वापस किए और एक यूनिट था 3 रुपए का, तो 200 इंटू 3 600 रुपीज की ये एंट्री होगी। ओके, लास्ट आइटम। यस सर। डिस्क्रिपेंसी इज ड्यू टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ए गुड रिसीव नोट। अब गुड रिसीव नोट कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? स्टोर लेजर में। फाइनेंशियल और फिजिकली एग्रीड है, फाइनेंशियल और फिजिकल में कोई मसला नहीं है। ये एरर की रिकॉर्डिंग हुई है गुड रिसीव नोट की। हमने 100 से आइटम रिसीव किए होंगे, हमने गलती से 140 लिख दिए, तो इसलिए इसकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी, नो एडजस्टमेंट, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फिजिकल स्टॉक टैली है। ओके बच्चों, तो हमने इस तरह जो भी इनके डिफरेंसेस आ रहे थे, क्या चीज़ हो रही थी, उसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया है। दैट वाज रिक्वायर्ड इन पार्ट ए। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? यस सर। गुड। अब हम देखते हैं स्टेट हाउ वुड यू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द स्टोर लेजर। स्टोर लेजर अकाउंट को आप कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, अब हम वन बाय वन आके देखते हैं कि स्टोर लेजर को कैसे ठीक किया जाएगा। स्टोर लेजर था 20,500, फाइनेंशियल भी था 20,500 और फिजिकल था 20,000। तो 500 यूनिट्स क्या हो चुके थे बच्चों? डिफेक्टिव हो चुके थे। अब हमने देखना कि इसका क्या ट्रीटमेंट हमने करना है। ठीक है, हमें अपने स्टोर लेजर में क्या करना पड़ेगा? जाके ये एंट्री शो करनी पड़ेगी। द क्वांटिटी शुड बी शोन एज इशूड इन द स्टोर लेजर। ये 500 जो क्वांटिटी है, 500 यूनिट क्या हो चुके हैं? डिफेक्टिव। तो अब हमारे पास अगर आप याद करें FIFO LIFO जो हमने बनाया था, उसमें एक कॉलम होता है बैलेंस का। बैलेंस में अभी वो नजर आ रहे हैं 20,500। इनफैक्ट वो कितने नजर आ चाहिए? 20,000, क्योंकि 500 तो हो चुके हैं डिफेक्टिव। तो हम इसको इशूएंस में जब लिख देंगे ना, 500 यूनिट्स को जब हम इशू में लिख देंगे, तो हमारे स्टोर लेजर का भी बैलेंस हो जाएगा 20,000 और फिजिकल का बैलेंस भी हो जाएगा 20,000 और फाइनेंशियल का तो हम पार्ट ए में ऑलरेडी 20,000 ले आ चुके हैं। तो हम क्या कर देंगे? द क्वांटिटी शुड बी शोन एज इशूड। इशूड जब करेंगे तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा और इक्विवेलेंट आ जाएगा फिजिकल रिकॉर्ड के। ठीक है बच्चों, ये बता रहे हैं क्या आपको वहां पे काम करने पड़ेंगे। सेकंड, अब क्या हो चुकी थी ये ऑब्सोलीट, और हमने इसको लेके आना है नेट रेजेबल वैल्यू पे। ठीक है, तो स्टोर लेजर के अंदर हमने वैल्यू को चेंज नहीं करते, जो हमने फिजिकली काउंट देखना होता है। स्टोर लेजर काउंट में हमने क्या देखना होता है? फिजिकल काउंट। वो 10,000 ही था, 10,000 ही था, 10,000 ही था। इसलिए हमें इसकी कोई ट्रीटमेंट की एंट्री नहीं करने की जरूरत इन द स्टोर लेजर। इसकी जो भी वैल्यू डिमिनिश हुई है वो रिकॉर्ड होगी फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, जो हमने ये 34,000 रिकॉर्ड की थी, दैट इज 34,000। इसका फिजिकल लेजर में, स्टोर लेजर में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों है 5,000 5,000 5,000। ये क्या होता है? स्टोरेज हुई थी, शॉर्टेज हुई थी ड्यू टू थेफ्ट। हमें इस यहाँ से भी 500 निकाल देना चाहिए ना, तो इसको भी हम इश्यूएंस में रिकॉर्ड कर देंगे। 500 यूनिट शुड बी शोन इन द इशू कॉलम एंड एडजस्ट द बैलेंस अकॉर्डिंगली। जब वो 500 यूनिट्स का लॉस हो चुका है ड्यू टू थेफ्ट,
तो हमें स्टोर से भी उसको निकाल देना चाहिए, और निकालने का तरीका क्या है कि हम उसको इशू कॉलम में जाके रिकॉर्ड कर दें। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब बात है स्टोर लेजर में आ रहा है 4000, जबकि 1000 की रिसीट हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो हम 1000 की रिसीट क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और ये आ जाएगा 5000। ओके, लेकिन फिर भी फिजिकल कितना है, 5500। तो 500 का कुछ और ये बताया गया था, रिमेनिंग डिफरेंस इज ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग द क्वांटिटी इशूड। कहीं हमने क्वांटिटी इशू ज़्यादा लिख दी है, जब भी हमारा बैलेंस क्या आ रहा है 4000, इसको आना कितना चाहिए था 4500, क्योंकि 1000 की हमने एंट्री नहीं की हुई। हम 1000 की एंट्री कर लेंगे। द 1000 यूनिट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड ऑफ इंडिविजुअल स्टोर लेजर अकाउंट। इस तरह वो 4000 से बढ़कर 5000 में पहुंच जाएगा। और जो इशू कॉलम है ऑफ द इंडिविजुअल स्टोर लेजर अकाउंट शुड बी रिड्यूस बाय 500, क्योंकि हमने जब इशुएंस की होगी तो 500 यूनिट ज़्यादा लिख दी हैं, हमें वहाँ पे इशुएंस में 500 यूनिट्स क्या करें, कम कर दें, क्योंकि इसने बताया हुआ द रिमेनिंग डिफरेंस इज ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग द क्वांटिटी इशूड। ये पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। कि जब हमने क्वांटिटी इशू की थी तो ज़्यादा लिख दिया था, तो हम अपने क्वांटिटी इशू के कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे। द इशू कॉलम्स ऑन द इंडिविजुअल स्टोर लेजर अकाउंट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 500। इसके बाद आता है 200 यूनिट्स रिटर्न टू अ सप्लायर वाज नॉट रिकॉर्डेड। हमने अपने पास स्टोर लेजर में उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो अब हमने अपने आप को 200 यूनिट से रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्डिंग होगी इन द 200 units should be reduced from the receipt and accordingly adjust the balance columns of the individual store ledger account। हमने रिसीट में से कम कर देंगे 200, या हम इशू में शो कर सकते हैं कि दिस इज रिटर्न टू द सप्लायर। तो इस तरीके से हमारा ये 1200 जो है वो 1000 पे आ जाएगा और फिजिकल काउंट के साथ टैली हो जाएगा। लास्ट इज डिस्क्रिपेंसी। जी जी सर परचेज रिटर्न को तो इशू में नहीं लिख सकते ना? हाँ, हम उसको चाहिए तो रिसीट्स में से भी लेस कर दें, जिस तरह उसने कहा है। और अगर आप कहें कि जी हम एक कॉलम के अंदर ना सिर्फ पॉजिटिव फिगर से लेकर आएंगे, नेगेटिव नहीं लेकर आएंगे, फिर हमें हमारे पास दूसरी साइड अवेलेबल है इशू की, हम इशू में जाके लिख देंगे, सर क्योंकि हमारे स्टोर से तो वो इशू हुआ ना, जब सप्लायर को गया है तो जब भी इशू है, अगर टूवर्ड्स प्रोडक्शन जाएगा तो जब भी इशू है। ओके, यस सर। अच्छा जी, डिस्क्रिपेंसी इज ड्यू टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ गुड रिसीव नोट। हमने गुड रिसीव नोट गलत लिखा हुआ है, 100 की जगह हमने 140 लिख दिया है, तो क्या होगा भाई, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। द पोस्टिंग ऑफ इनकरेक्ट रिकॉर्डेड गुड रिसीविंग नोट शुड बी करेक्टेड। हम उसको करेक्ट करें, अगर ज़्यादा 40 से लिख दिया तो उसको लेस कर दें, और इस तरह हमारा गुड रिसीव नोट अपडेट हो जाएगा, और हमारा ये बैलेंस जो है स्टोर का वो फिजिकल के साथ एग्री कर जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या हमें बता रहा है कि जब हम स्टॉक काउंट करेंगे तो स्टॉक काउंट करके ये नहीं कि बस हमने बैठ जाना होता है, उसके बाद जो भी हमने अपना रिकॉर्ड होते हैं इनको अपडेट करना होता है, और ये हम फौरन इसको अपडेट करते हैं ताकि आइंदा के पीरियड्स में जाके फिर हम जब फिजिकल काउंटिंग करें तो पिछले कोई एरर्स पेंडिंग ना हो। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन इसमें है, दैट इज 5.4। ये आपका होमवर्क है, और इसमें सिर्फ जस्ट जनरल एंट्रीज करनी है, और ये कॉस्ट काउंटिंग फ्लो के मुताबिक ही जनरल एंट्रीज हैं। तो ये आप करेंगे तो हमारा पास पेपर्स और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज जॉब और सर्विस कॉस्टिंग। तो 5.4 आपका होमवर्क है फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ठीक है बच्चों? सर ये जो दोबारा आप कह रहे थे जो लगानी है, जो पुरानी जो लेक्चर्स हैं उसको किस टाइम लगाएंगे? इस टाइम लगाएंगे या फिर उसका कोई अलग सेपरेट टाइम है? सेपरेट टाइम होगा, ये तो हमारी रेगुलर क्लास चलती रहेगी ना, उसको सेपरेट टाइम पे, कुछ शाम का टाइम, कोई आपके साथ टाइम एग्री कर लेंगे और उस पर वो लगा दिया करेंगे। ओके सर। सर ये जो इस क्वेश्चन में जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो करंट वाली थी, जी जी, ये क्यों नहीं हमने यूज़ की है, ये बता दें। और दूसरा ये कि अगर हमने जो इसकी रिक्वायरमेंट भी है, इसमें अगर वो हमें कहता है कि वो प्रिपेयर करें आप स्टोर लेजर कार्ड, तो फिर हम उसी तरह स्टोर लेजर कार्ड बना के सारी वर्किंग करते हैं ना। जी जी, जी बेटा।
बिल्कुल हम स्टोर लेजर कार्ड अकाउंट बनाते हैं, और जो हमने ये बातें अभी यहाँ बताई हैं यही हम उसके अंदर कर देंगे। और ये जो बात है करंट वाली, देखो हमें उसने क्वेश्चन बता दिया कि हम वेटेड एवरेज पे चलते हैं, ठीक है, और हम वेटेड एवरेज की कॉस्ट हमें दे दी गई। करंट कॉस्ट क्या है कि अगर अभी हमें मार्केट से खरीदना पड़ा तो हम कितने पे खरीदेंगे, इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ी कि हमें कहीं खरीदने की एंट्री करनी पड़ी हो। अगर हम अभी कहीं खरीदते, अगर कहीं एंट्री हमें खरीदनी पड़ती, कोई रिकॉर्डिंग करनी पड़ती, तो फिर हम उसको करते, ठीक है। जैसे यस सर, ठीक। किसी पार्ट में कोई जरूरत पड़ी हमें कहीं पे, मेरा नहीं ख्याल किसी जगह जरूरत पड़ी, यहाँ से देख लेते हैं। ये 1000 यूनिट की रिसीट थी, हमने रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा जी, जब ये क्या थी 1000 यूनिट्स की, तो इसकी एंट्री हमने किससे की हुई है, ये वाला आइटम था, ये वाला, ठीक है, और हमने इसको खरीदा हुआ है 2। देखो इसकी जो एवरेज आ रही है वो भी 2 है, और करंट कॉस्ट भी 2 है, तो ये वैसे ही 2 के साथ इसके साथ के ट्रीटमेंट हुआ है। इसके अलावा और कोई आइटम ऐसा नहीं है जिसमें हमें फर्दर खरीदना पड़ रहा हो। तो जब भी खरीदेंगे तो फिर करंट कॉस्ट पे खरीदेंगे, और ये हमारे पास है वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है बच्चों, ख्याल समझ आ गया? यस सर। और सर मेरा नाम फैज़ है। अच्छा फैज, आपका जब भी कोई परचेजेस होगी ना तो वो करंट कॉस्ट पे होगी, और ये प्रीवियस परचेजेस की वजह से वेटेड एवरेज बना है। ठीक है भाई, यस सर, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।